लिखो अमर सिंह फर्स्ट। मैंने बताया था कि 1585 के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप पर कोई आक्रमण नहीं किया। 97 में प्रताप की डेथ होती है। प्रताप की डेथ के बाद अकबर वापस हमला शुरू कर देता। प्रताप को लगा, अकबर को लगा यार प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, क्या पता उसका बेटा कर ले। बेटे का नाम क्या था? अमर। पर बेटा इस मामले में बाप से 2 कदम आगे था। अमर सिंह मुगलों से 17 युद्ध लड़ा था। कितने युद्ध लड़ा था? सारे जीते उस आदमी ने। 1605 में जहांगीर राजा बन जाता, अकबर की डेथ हो जाती है, राजा कौन बन गया? जहांगीर। तो अब जहांगीर के सामने तो एक ही लक्ष्य है कि अमर सिंह उससे क्या कर ले? संधि। भाई और तो पूरा भारत अकबर से ही कर चुका था, बचा हुआ कौन है? मेवाड़। तो जहांगीर को लगा ये कलंक तो धोए, बाकी काम तो बापू कर गया, एक काम तो अपने करें। 10 साल तक उसने लगातार अटैक किए, पूरे हिंदुस्तान की फौज लालवा के यहां पर लगा दी, लेकिन ये लोग यहां पर संधि करने के लिए तैयार। जहांगीर का सबसे योग्य जो बेटा था उसका नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम, जिसको हम आगे चल के बोलते हैं शाहजहां। क्या बोलते हैं? बादशाह बनने से पहले उसका नाम था खुर्रम, बादशाह बनने के बाद उसने अपना नाम क्या रखा था? जहांगीर और खुर्रम दोनों अजमेर तक साथ है। कहां तक साथ है? अजमेर। और अजमेर में यहाँ की मीटिंग की। भाई राजस्थान में मुगलों का जो अड्डा था वो अड्डा कौन सा था? अजमेर। इसलिए मान सिंह के साथ अकबरी भी कहां तक आया था? अजमेर। खुर्रम के साथ जहांगीर भी कहां तक आया? अजमेर। और उसने खुर्रम को यहां से कहा खुर्रम तू जा, और तू जाके देख क्या कंडीशन है। 1615 में खुर्रम जाता है। कब जाता है? खुर्रम ने जाके वहां मेवाड़ में जो भी उनके सेनापति थे उनकी मीटिंग बुलाई। भले ही वो बेचारा हारा हो, भले ही वो वहां पे जीता हो, कोई युद्ध में कोई जीते होंगे, कोई में हारे होंगे। बुलाया, बुला के पूछो समस्या क्या है। हम पूरे संसाधन झोंकने के बाद, सारे रिसोर्सेज लगाने के बाद भी मेवाड़ वालों को सरेंडर क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? तुम लोग बताओ मुझे कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि तुम लोग अमर सिंह को पकड़ने के बहुत नजदीक पहुंच गए हो? ऐसा कितनी बार हुआ है कि तुम बस पहुंचे तभी वो तुम्हारे आगे से निकल गया हो कहीं पर? उन्होंने कहा साहब कम ही बार हुआ है। क्यों कम बार क्यों हुआ? क्या तुम्हें उसकी लोकेशन नहीं पता होती पहाड़ों के अंदर कहाँ पे? सर पता होती है। फिर कि पर हम जब जाते हैं ना तो हमारे जाने से पहले उसको पता चल जाता है हम कौन से रास्ते से आ रहे हैं। फिर वो अपनी लोकेशन चेंज कर देता है और किसी रास्ते पे हम पे अटैक करता है। पहाड़ों में पूरी सेना जा नहीं सकती, छोटी छोटी टुकड़ियां जाती है, उन टुकड़ियों को मार मुड़ देते हैं। अगली टुकड़ी बेचारी डर में रहती है, अगली टुकड़ी जाती ही नहीं। फिर भीलों के गांव है, भीलों के गांव के अंदर पता नहीं कहां से कौन सा तीर आप पर आ जाएगा, इसका भी आपको पता नहीं। आप किसी गांव से होके जा रहे हैं, पानी मांग लो जाके मेवाड़ की जनता से, तो मुगलों को पानी नहीं पिलाए। आप किसी से कोई अनाज मांग लो तो अनाज नहीं दे। खुर्रम बड़ा समझदार था। खुर्रम ने कहा इसका मतलब समस्या राजा के साथ नहीं है, समस्या तो अपनी जनता के साथ। अपनी पार कौन नहीं पड़ने दे रहा? जनता। एक काम करो, अपने तो किसी गांव में जाओ, जितनी फसल खड़ी है उसके आग लगा दो, महिलाओं को और बच्चों को अलग करो, पुरुषों को बाहर निकाल के मार दो, महिलाओं बच्चों को दिल्ली ले जाके बेच दो। 3-4 गांव में मेवाड़ में यह किया गया। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर गई। जनता सेना का मुकाबला कैसे करे? जनता तो सूचना दे सकती है, आटा पानी पहुंचा सकती है, लड़ थोड़ी सकती है। तो अब जनता भाग के अमर सिंह के बेटे के पास गई। अमर सिंह के बेटे का नाम था कर्ण सिंह। क्या नाम था? और कर्ण सिंह को जाके कहा भाई राजकुमार कर्ण सिंह, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था मुगलों के साथ मेवाड़ वालों का। तब से लेके अब तक 1615 आ गया, 90 साल हो गए। कितने साल हो गए? 90 साल में हमने ये नहीं पूछा कि मेवाड़ के राणा जी लड़ाई क्यों कर रहे हैं या लड़ाई कहां पे जा करनी है। राणा जी ने कहा लड़ाई करनी है, हमने कहा ठीक है जिंदाबाद। जैसे कहा गया वैसे वैसे हम लड़ाई करते रहे। अब पार नहीं पड़े। वो लुगाई टाबरों को उठा के दिल्ली ले जाके बेच रहे हैं। अब आप हमारी रक्षा करो। वैसे भी जनता की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी? राजा। कर्ण सिंह समझदार था। कर्ण सिंह इस बात को जानता था कि रक्षा करने का मतलब है पहाड़ों से निकल के मैदान में जाओ, गांव में जाकर रक्षा करो। और मुगल यही चाहते हैं कि हम पहाड़ों से निकल के बाहर आ जाएं। बाहर आएंगे तो अपनी सेना कम है, उनकी सेना। अब अपने पास संधि के अलावा और कोई चारा, या तो जनता मरे या अपने क्या करें? संधि। वो अमर सिंह के पास गए, उसने अमर सिंह जाका पिताजी संधि के अलावा अपने पास अब और कोई भी चारा। अमर सिंह का दिमाग खराब है यार, मैं महाराणा प्रताप का बेटा संधि कैसे कर सकता हूँ? और हम क्यों करें संधि किस बात की? उसने वापस समझाया अब जनता की रक्षा सबसे पहली जिम्मेदारी है, और यदि जनता को नहीं बचा पा रहे तो अपने को क्या कर लेनी चाहिए? संधि। दूसरी बात, कई बार 2 कदम पीछे हटने का मतलब हार नहीं होती है, इसका मतलब हम तैयारी कर रहे हैं अगले 4 कदम की। हम थोड़े दिन रेस्ट लेते हैं, 90 साल से लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं, थोड़े दिन रेस्ट लेंगे फिर लड़ लेंगे।
पर अमर सिंह को पसंद आई नहीं बात। अमर सिंह ने कहा, आप जो करना है तुम कर लो। मंत्रियों ने सबने दबाव बनाया कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। उसने सारी शासन की चाबियां किसको सौंप दी? कर्ण सिंह। कर्ण सिंह ने इधर से 2 बंदे भेजे खुर्रम से बातचीत करने के लिए। 2 बंदे गए। एक बंदे का नाम था हरिदास। क्या नाम था? हरिदास। किसकी तरफ से जा रहा है? मेवाड़ की तरफ से। एक बंदे का नाम था शुभकर्ण। क्या नाम था? कौन कौन 2 बंदे गए बताओ देखे? हरिदास और शुभकर्ण। 2 बंदे किसकी तरफ से? मेवाड़ की तरफ से। किससे बातचीत करने के लिए? खुर्रम। खुर्रम किस जहांगीर का बेटा है जो आगे चल के किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? असाद। शुभकर्ण हरिदास गए रिनो जाका, भाई खुर्रम हम दोनों मेवाड़ से आए, हरिदास और शुभकर्ण, और हम तुमसे संधि की बातचीत करना चाहते हो। और खुर्रम क्या राजी हो? खुर्रम ने कहा, अरे बैठो बैठो बैठो, चाय लो भाई, चाय चाय बना दो, 2 चाय ले आओ। तो उन्होंने कहा, यार चाय बाद में पी लेंगे, पहले यार संधि कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, संधि में क्या होगा। शाहजहां ने कहा, यार कर लेंगे संधि, इतने साल बाद आए हो यार, पहली बार आए हो, चाय पानी पियो। उनका नहीं, तू चाय पानी एक बार रहने दे, पहले तू बता संधि में क्या होगा। खुर्रम ने कहा, यार संधि में क्या है, सिंपल सी संधि होती है, जो राजा हमसे संधि करेगा उसको हमारे दरबार में आना पड़ेगा। सिंपल है, हम जहां कहेंगे उसको लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। तुम्हारी लड़ाई में हम काम आएंगे, हमारी लड़ाई में तुम काम आना। अब तुम संधि कर लोगे हमसे, तुमसे तो कोई लड़ेगा नहीं, पीछे हम खड़े हैं तो कौन लड़ेगा। पर हमें लड़ने के लिए अफगानिस्तान जाना है, बंगाल जाना है, तुम हमारे साथ चलना। इतना ही बात है संधि में, जो राजा हमसे संधि करता है वो हमारे दरबार में हाजिर होता है। शुभकर्ण हरिदास ने कहा, एग्जैक्टली, हमारा राजा तुम्हारे दरबार में कभी भी हाजिर नहीं होगा। क्यों? तो वो तो संधि नहीं करना चाहता। तो संधि कौन करना चाहता है? तो उसका बेटा कर्ण सिंह। तो दरबार में कौन आएगा? हाँ, कर्ण सिंह आ जाएगा। राजा कभी भी तुम्हारे दरबार में। खुर्रम ने कहा, यार ये तो हम पूरे भारत में संधि करते हैं तो राजा ही आता है, ये वाली छूट तो हमने किसी को दी नहीं। तो शुभकर्ण हरिदास ने कहा, फिर वारण दे, चाय कैंसिल करवा दे, हम चल रहे हैं, लड़ाई करते हैं बाद में। खुर्रम ने कहा, बैठ जाओ यार, तुम लड़ाई की बात मत किया करो, तो प्लीज बैठ जाओ यार। तो मैं ये बात डैडी से पूछता हूँ, खुर्रम ने जहांगीर से बातचीत की कि मेवाड़ वाले संधि करने के लिए तैयार है, पर ये करें हमारा राजा कभी भी तुम्हारे दरबार में, उसकी जगह कौन आ जाएगा? उसकी जगह पे राजकुमार आ जाएगा। जहांगीर ने कहा, चुपचाप साइन करवा ले अपने। तो उसने कहा, पर पिताजी, उसने कहा, पर कुछ ही नहीं, तू नहीं जानता बेटे कितनी बेइज्जती हो रही है। और यहाँ दिल्ली में हर कोई मेरे से तीसरे दिन आगे पूछ के चला जाता है, आगरा में हर कोई आदमी मेरे से आगे पूछ के चला जाता है, और मेवाड़ में कौन हार के आया? मेरी भाई साहब दारू उतर जाती है मेवाड़ का नाम सुनते। मेरे को ढंग से बैठ के दारू पीनी है और कुछ भी करना। जहांगीर इस मामले में इतना दारूड़ी आदमी था, और इतना भला आदमी बेचारा। दारूड़ी वैसे भले ही होते हैं सारे। तो जहांगीर लिखता है अपनी बुक में कि मैं 6 पेक दिन में लेता हूं, 14 पेक रात को लेता हूं। पेक बताया नहीं, 14 दिन में, 6 शाम को लेता हूं। उसने ये और लिखा है कि पहले मैं नहीं पिया करता था, एक बार शिकार खेलने गया था और वहां बहुत ज्यादा थक गया था, फिर मेरे साथ कुछ राजस्थान के लोग थे और उन्होंने मेरे को एक लेके देखो हो तराटी नहीं आ जाए शरीर में तो हमें बताना। उसके बाद में लेने शुरू कर दी। और मतलब जहांगीर इतना वो था शराब के प्रति। जहांगीर की रानी थी नूरजहां। तो जहांगीर के टाइम में राज ही पूरा कौन करती थी? नूरजहां। तो उसका एक डायलॉग है कि 1 बोतल शराब होवे, आधा किलो कबाब होवे। 1 बोतल तो क्या मिल जाए? शराब। आधा किलो क्या मिल जाए? कबाब, मीट मिल जाए, मटन मिल जाए। 1 बोतल शराब होवे, आधा किलो कबाब होवे। राज नूरजहां दा होवे, भावे खरा होवे चे भावे खराब होवे। राज नूरजहां करे, भले अच्छा हो भले ही बुरा हो, अपने को तो क्या चाहिए? इतना भला आदमी था बेचारा। तो फिर उसने खुर्रम को कहा कि तू संधि कर ले। तो खुर्रम यहाँ पर क्या कर लेता है? संधि। तो एक प्रकार से संधि। मुगल बादशाह तो कौन है? जहांगीर। मेवाड़ का राणा कौन है? अमर सिंह, है ना। पर आपस में राजकुमारी कर रहे हैं, उधर से बातचीत कर रहा है खुर्रम और इधर से कौन कर रहा है? कर्ण सिंह। पर राजाओं के नाम से पड़ी जाती है संधियां। तो लिखो मुगल मेवाड़ संधि, लिखो लिखो मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ ट्रीटी। मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। मेवाड़ का राणा कौन है? अमर सिंह। अब लो सुन लो थोड़ा सा। मेवाड़ की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेके कौन कौन गए? हरिदास और शुभकर्ण। लिख लो। मेवाड़ की तरफ से हरिदास तथा शुभकर्ण संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। मुगलों की तरफ से खुर्रम ने संधि की। खुर्रम के कोष्टक में शाहजहां लिख लो। अमर सिंह संधि कर तो रहा है, पर किसके प्रेशर में आके कर रहा था? लिख लो। अमर सिंह ने यह संधि युवराज करण सिंह के दबाव में की थी। जो बेटा अगला राजा बनता था ना उसको बोलते युवराज, प्रिंस। अमर सिंह ने यह संधि युवराज करण सिंह के दबाव में की थी।
तो अमर सिंह बड़ा निराश हुआ था इस संधि से, और वो राजपाट छोड़ के एक जगह पे जाके रहने लग गया था, बाबा ही बन गया था। जगह का नाम है नौचौकी। क्या नाम है? नौचौकी नाम की जगह पे जाके रहने लग गया। बाद में इसी जगह पर मेवाड़ में एक राजा हुए थे राज सिंह। कौन वे? तो उन्होंने झील बनवाई, इसलिए झील का नाम क्या रखा गया? तो कोई पूछे भाई राजसमंद झील कौन सी जगह पे बनाई गई थी? नौचौकी। तो कोई पूछे नौचौकी पे क्यों बनाई गई थी? क्योंकि अमर सिंह ने अपने अंतिम 5 साल, 1615 में संधि हुई है, मरा कब? 1620। अंतिम 5 साल कहां बिताए थे? लिख लो। अब संधि क्या थी पहले तो ये पढ़े, लिखो संधि की शर्तें। 1 नंबर लगा के लिखो। मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, तो कौन जाएगा उसकी जगह? युवराज। अगली लाइन लिखो। मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में जाएगा। अब है ना, जब भी राजा और राजकुमार जाया करते हैं ना मुगल दरबार के अंदर या मुगल राजा के पास में जाते, तब सेना साथ में लेके जाएंगे, अकेला तो क्या जाएगा, सेना साथ में लेके जाओ। तो ये भी डिसाइड करते भाई कितनी सेना लेके जानी है। तो मेवाड़ वालों को कहा गया कि तुम 1000 सैनिक भेज देना। कितने हजार सैनिक भेज देना? सैनिक पहले सारे कैसे होते? घोड़े वाले। इसलिए कैसे सैनिक भेजे जाएंगे? घुड़सवार। कैसे सैनिक? घुड़सवार। लिख लो। मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। अच्छा, चित्तौड़ का किला अभी तक भी मुगलों के पास था। अब संधि हो रही तो हमारा किला वापस दो भाई, अब अपने दोस्त बन रहे हैं। तो मुगलों ने कहा हम चित्तौड़ का किला तुम्हें वापस दे देंगे, लेकिन तुम उसका मरम्मत, पुनर्निर्माण नहीं करवा। यदि तुम एक भी ईंट भी लगाते हो, इसका मतलब तुम किसकी तैयारी कर रहे हो? लड़ाई की तैयारी कर रहे हो। लिख लो। चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ इसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकता। क्या नहीं करवा सकता? देखो मैंने बताया था कि लंबी लड़ाइयों के बाद भी जब भी संधियां होती है, राजा महाराजा शादी ब्याह करते थे, है ना। ऐसे आंवल बावल की संधि के बाद कुंभा और जोधा शादी ब्याह कर लेते हैं। तो अक्सर हुआ करता था कि भाई लंबी लड़ाई चली, अब शादी ब्याह कर लो ताकि पुरानी नाराजगी भूल जाए, नया रिश्तेदारी वगैरह अपने में शुरू हो जाए। पर यहाँ मेवाड़ वालों ने कहा कि लिखो हम कोई शादी ब्याह नहीं करेंगे। मुगलों ने कहा कौन कर रहा है शादी ब्याह करना? ना ना, लिखो यहाँ पे, लिखो वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। तो याद रह जाएगी संधि। राजा नहीं जाएगा, युवराज जाएगा। कितने घोड़े लेके? 1000। कौन सा किला देंगे? चित्तौड़। लेकिन तुम क्या नहीं करवा सकते? मरम्मत नहीं करवा सकते, और किसी प्रकार के शादी ब्याह। अब संधि का महत्व है क्या? लिखो संधि का महत्व है। बड़ी घटना हुई है तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखती होगी इतिहास में, तभी तो पढ़ रहे हैं हम। हर कोई बात तो नहीं पढ़ रहे। संधि का महत्व है। अच्छा देखो, जब अपने मेवाड़ का नाम सुनते हो तो अपने दिमाग में युद्ध आते हैं, संधियां आती है? युद्ध आते हैं। वो जो संघर्ष की भावना थी, जो सांगा और प्रताप के समय से चली आ रही थी, वो भावना और बढ़ गई या कमजोर पड़ गई? है ना। तो सांगा और प्रताप के टाइम से जो मुगलों के खिलाफ लड़ने की भावना थी, उसको क्या पहुंचा? नुकसान, डैमेज हुआ वो थोड़ा। लिखो। सांगा तथा प्रताप के समय से चली आ रही स्वतंत्रता की भावना को आघात पहुंचा। आघात समझ गए? चोट लगी उसको, डैमेज हुई वो। ये तो एक नेगेटिव बात है। पॉजिटिव बात ये है कि 90 साल के बाद मेवाड़ में शांति आई। वरना तो अभी तक तो लड़ाइयां लड़ाइयां, बीच का थोड़ा थोड़ा टाइम छोड़ दो, बाकी ज्यादातर में क्या चल रही थी? लड़ाई। और जब लड़ाइयां चलती रहती है तो कभी भी आप कला को बढ़ावा नहीं दे सकते। आर्ट को बढ़ावा तभी मिलेगा जब क्या है? शांति, है ना। अब मेवाड़ में शांति आई तो जो कल्चरल एक्टिविटी थी उनको क्या मिला? बढ़ावा, प्रमोट भी। लिखो। युद्ध बंद होने से मेवाड़ में शांति व्यवस्था सुनिश्चित हुई, जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। कौन सी गतिविधियों को बढ़ावा मिला? कलात्मक गतिविधियों क्या मिला? बढ़ावा मिला। किस किस कारण से? तो एक नेगेटिव बात हो गई, क्या हो गई? पॉजिटिव। अब संधि का इंप्लीमेंटेशन क्या था? हमने ऊपर पढ़ा कि मेवाड़ का राणा नहीं जाएगा। कौन जाएगा? युवराज। युवराज कौन था? कर्ण सिंह। वो मुगल दरबार में जाएगा। मुगल बादशाह कौन है? जहांगीर। कौन है? तो कौन गया मेवाड़ की तरफ से? कर्ण सिंह। किसके दरबार में गया? नीचे लाइन चेंज करके लिखो, 2 ही पॉइंट है, अलग से लाइन लिखना। युवराज कर्ण सिंह मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया था। अच्छा, मुगलों के दरबार में जो भी जाता ना, उसको पद दिया करते। क्या दिया करते? पद। क्या देते? पोस्ट देते। तू हमारा फर्स्ट ग्रेड है, तू हमारा सेकंड ग्रेड है, तू हमारा थर्ड ग्रेड है, से पद दिया करते। पद को अरबी भाषा में बोलते हैं मनसब। पद को क्या बोलते हैं? जैसे हिंदी में पद, इंग्लिश में पोस्ट, वैसे यदि अरबी में बोले तो क्या होता है? मनसब। दार का मतलब होता है मालिक। दार का मतलब क्या होता है? तो मनसब का मालिक क्या हो गया? क्या हो गया? मनसब। जैसे मैं कहूंगी ठेके का मालिक, थाने का मालिक, तहसील का मालिक, तो मनसब का मालिक। मनसब का मतलब क्या है? पद। दार का मतलब क्या हो गया? मालिक। जिसको मनसब मिल जाए वो क्या हो गया? मनसबदार। ये कैसे होते थे? ये एक रैंक होती थी अलग अलग, जो रैंक 10 से लेके 10,000 के बीच होती। कहां से कहां के बीच होती? 10 से 10,000 के बीच होती। जैसे एक बंदे को मुगलों ने कहा, मुगलों के दरबार में कोई गया, जो भी उनके दरबार में काम करते हैं उन सबको वो एक पोस्ट दिया करते, उस पोस्ट को क्या बोलते? मनसब। भले उनका रसोईया है,
रसोईया भी तो उनके दरबार में खाना बनाने का काम करता है। एक रसोईया उसको कह दिया तू 100 का मनसबदार है, तू क्या है 100। एक कोई आदमी है जो मैनेजमेंट देखता है, कुर्सियां कहाँ कैसे क्या लगेगी, उसको कह दिया तू 1000 का मनसबदार है। एक राजा है जो उनकी तरफ से युद्ध लड़ता है, उसका तू 2000 का मनसबदार है। ऐसे किसी का तू 2500 का मनसबदार है, तू 3000 का है, तू 3500 का है, तू 4000 का है, तू 4500 का है। ऐसे अलग अलग रैंक बांटा करते। ये हाईएस्ट रैंक होती 5000 तक। कहां तक होती? 5000 से ऊपर की रैंक बादशाह अपने बेटों को देता। जहांगीर के बेटे होंगे उनको 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, हाईएस्ट कितनी है 10,000। पर राजाओं को कहां तक मिलेगी? 5। 5 से ऊपर वाली जो रैंक है वो किसके लिए? जो मुगल प्रिंस होंगे उन्हीं को मिलेगी, बाकी किसी को मिलेगी नहीं। इसका मतलब बाकी लोगों के लिए हाईएस्ट क्या बची? 5। अब 5 भी यूं मिलती कि शुरुआत में कोई राजा गया तो उसको 2000 बना दिया, फिर वो एक युद्ध लड़के आया उसमें जीत के आया तो प्रमोशन करके 3000, एक युद्ध और लड़ा उसमें और जीत के आया प्रमोशन करके 4000। इतने में राजा मर ही जाता था। 2-4 युद्धों में किसी ना किसी में तो काम आ ही जाता। तो 5000 तक बहुत कम लोग पहुंच पाते थे ना, तो धीरे धीरे प्रमोशन करके 5000 दिया करते। लेकिन यहाँ अमर सिंह का बेटा कर्ण सिंह जैसे ही मुगल दरबार में गया, मुगलों ने जाते ही उसे कितने का मनसबदार बनाया? क्योंकि वो मेवाड़ की वैल्यू समझते थे। उनको पता था कि यदि कम का मनसबदार बना दिया नाराज हो जाएंगे, यार बाकी राजाओं से हमें कम रख दिया, वापस चले जाएंगे, वापस लड़ेंगे। जागीर का लड़ना नहीं है भाई साहब अपने। देखो जहांगीर ने कर्ण सिंह को 5000 का मनसबदार बनाया था। ये रैंक है खाली, है ना, और कुछ नहीं इसका मतलब। 5000 का मनसबदार बनाया था। अलग अलग लोगों के अलग अलग रैंक हुआ करती। जहांगीर ने कर्ण सिंह को 5000 का मनसबदार बनाया था। कर्ण सिंह कितने का मनसबदार बनाया? 5000 का मनसबदार बनाया ना। इससे क्या जैसे होता है भाई, मैं आपको कहूं कि यार मेरे 4 दोस्त हैं, एक फर्स्ट ग्रेड है, एक सेकंड ग्रेड है, एक थर्ड ग्रेड है, एक फोर्थ ग्रेड है। क्या आप बता सकते हो क्या क्या नौकरी करते हैं? नहीं बता सकते। क्या आप बता सकते हो उनकी पोस्टिंग कहाँ का है? नहीं बता सकते। क्या बता सकते हो उनके पास रुपए कितने हैं? पर आप ये बता सकते हो इनमें किसकी औकात ज्यादा है किसकी कम है ना। बंदे का स्टेटस तो पता चलता है ना, फर्स्ट ग्रेड वाला ऊपर का अधिकारी है, सेकंड ग्रेड वाला नीचे है, थर्ड वाला और नीचे है, फोर्थ वाला और बस ये रैंक वही बताती है। 1000 का मनसबदार है इसका मतलब छोटा अधिकारी है, 2000 का मतलब बड़ा है, 3000 का मतलब और बड़ा है, 4000 का मतलब और बड़ा, 5000 का मतलब और बड़ा। क्यों देते हैं रैंक? इससे ये पता लगता है कि दरबार में कौन कहां बैठेगा। मुगल बादशाह का दरबार लगा, सारे राजा है, अब कौन से को कहां बिठाना है? जिसका मनसब ज्यादा वो आगे, जिसका मनसब कम वो। 5000 वाले बैठ जाओ, 4000 वाले, 3000 वाले, 2000 वाले, 1000 वाले, 500 वाले, 400, 300, 200, 100, फिर लास्ट वालों का तुम खड़े हो जाओ लास्ट में, तुम्हें बैठने की आवश्यकता। पर कहते हैं जहांगीर बड़ा राजी हुआ था। कर्ण सिंह जब गया, जहांगीर यूं खड़ा हुआ, जहांगीर ने अरे मेरे राइट साइड में बिठाओ, कर्ण सिंह एकदम मेरे पास बिठाओ, यहाँ पर बिठाओ, और बड़ा ध्यान रखता था। और जहांगीर अपनी जीवनी में कर्ण सिंह के बारे में खूब बातें लिखता है। जहांगीर लिखता है कर्ण सिंह के बारे में कि कर्ण सिंह जब मेरे दरबार में आया था वो जंगली था। क्या था? इसका मतलब वो जंगल में रहा था तब तक, क्योंकि भाई उदय सिंह चले गए 1568 में, प्रताप का पूरा जीवन पहाड़ों के अंदर, अमर सिंह का पूरा जीवन पहाड़ों में था, कर्ण सिंह तो पैदा ही पहाड़ों में, वार पहाड़ों से आ गया, क्योंकि वो कभी राजा के दरबार में गया नहीं था, तो उसको ज्यादा यूं राजा वाले दरबार के एटिकेट्स वगैरह नहीं आते थे। क्योंकि वो जब मेरे दरबार के अंदर आया तो मैंने एक दिन उसको अपने हथियार दिखाए, मैंने कहा मेरे पास कितने अच्छे अच्छे गन वगैरह बंदूकें तेरे को दिखाता हूँ। तो मैं जब उसको दिखा रहा था तो मैंने कहा कि ये मेरी सबसे प्रिय बंदूक है, ये वहां से मंगाई गई है। उसने बंदूक हाथ में लेकर आई है तो मैं रखूंगा। ऐसे नहीं करते बात भाई। मैं कहता हूँ अपने किसी बड़े आदमी के घर पे जाएं और वो कहे मेरे पास ये पेन है बहुत महंगा होगा मुझे दे दो। नहीं करते ना अपना। पर कि उसने बंदूक ले ली। जहांगीर कहता है मुझे बुरा लगा लेकिन फिर भी मैंने उसको कुछ भी, कि जहांगीर वैल्यू समझता है, ये कहीं नाराज हो जाएगा, लड़ेंगे अपने फालतू में कई लड़ाई करनी है। फिर जहांगीर और लिखता है कि बहुत अच्छा शिकारी था, मैं जब भी शिकार खेलने के लिए जाता हमेशा उसको साथ लेके जाया करता था और कभी उसका निशाना चूकता नहीं था। एक दिन उसके पता नहीं क्या मन में आया, उसने मुझे कहा बादशाह सलामत पहला निशाना आप लगाओ, और मुझे बड़ा डर लगा क्योंकि मेरा निशाना इतना अच्छा नहीं था। लेकिन मैंने अल्लाह ताला को याद किया, आंखें बंद करके निशाना लगाया, अल्लाह ताला ने लाज रखी और मेरा निशाना लग गया। तो जहांगीर खूब सारी बातें लिखता रहता उसके बारे में। तो उसने अमर सिंह और कर्ण सिंह दोनों की मूर्तियां आगरा किले में लगवा दी। जैसे अकबर ने किसकी लगवाई? जयमल पत्ता। जहांगीर किसकी लगवाता है? अमर सिंह और कर्ण सिंह। वो तो बाद में औरंगजेब आया उसने सारी पट की एकदम। लिखो जहांगीर ने अमर सिंह तथा कर्ण सिंह की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई थी। अभी संधि की जानकारी कहां से मिलती है हमें? कौन बताता है कि संधि भी कहां कहां ऐसा लिखा हुआ है? तो लिखो संधि की जानकारी के स्रोत। अभी देखो मैं कह रहा था कि जहांगीर खुर्रम के साथ कहां तक आया था? अजमेर। कहां तक आया था? अजमेर। अजमेर से जहांगीर जाता है पुष्कर। कहां पे जाता है? पुष्कर। ये तो पुष्कर में विष्णु जी का मंदिर था, वराह मंदिर, कौन सा है? उसको तोड़ता है जहांगीर। तो जहांगीर लिखता है अपनी कि मैं पुष्कर हूं, मैं पुष्कर में हिंदुओं के एक मंदिर में गया,
वहां जो इनके भगवान है उनकी शक्ल सुअर जैसी है, तो वराह, वराह सुअर को कहते हैं। वराह अवतार था भगवान विष्णु का, पर मुझे वो शक्ल पसंद नहीं यार, मैंने तोड़ दी। वहां पर वो जहां मंदिर तोड़ता है वहां पर वो पास के अंदर महल बनवाता है। क्या बनवाता है? तो मुझे याद है 2013 के अप्रैल में उसका सवाल है कि जहांगीर ने राजस्थान में कहां पर महल बनवाए थे? पुष्कर। कहां बनवाए? अब कोई महल, मंदिर, मालिया, दरगाह, मस्जिद कुछ ही बनेगी, उनके बाहर क्या लगाएंगे? अभिलेख। उस अभिलेख में वो लिखवाता है कि मैंने अभी अभी मेवाड़ जीत लिया है। अभी अभी क्या जीत लिया है? इसका मतलब मेवाड़ वालों से उसकी क्या हो गई? संधि। वो अभिलेख है ही 1615 का, इसका मतलब संधि भी कभी हुई? 1615। तो जहांगीर के कहां के महल के अभिलेख से पता चलता है? देख लो, जहांगीर के पुष्कर महल का अभिलेख, जहांगीर का पुष्कर महल अभिलेख। तो दोनों बातें याद रखना ना, जहांगीर ने महल कहां बनवाए थे ये भी याद रहे, और इससे क्या जानकारी मिलती है ये भी याद रहे। याद रह जाएगा दोनों। अच्छा, जहांगीर ने अपने कौन से बेटे को भेजा था? खुर्रम। खुर्रम आगे चल के क्या नाम से बादशाह बना? शाहजहां। क्या नाम से बना? शाह। तो खुर्रम ने सॉरी, वो जब शाहजहां बन गया तब उसने अजमेर में एक मस्जिद बनवाई, उस मस्जिद का नाम है शाहजहानी मस्जिद। क्या नाम है? शाहजहां की मस्जिद है, इसलिए नाम क्या हो गया? शाहजहां। 1637 की, 38 की, 1638। क्या नाम है मस्जिद का? उस मस्जिद में भी अभिलेख लगवाता। तब वो कहता है जब मैं 1615 में मेवाड़ जीतने के लिए गया था तब मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मुझे मेरे मकसद में कामयाब करना, और यदि मैं मेरे मकसद में कामयाब हो गया, यदि मैंने मेवाड़ वालों को संधि करवा दी, तो मैं यहाँ पर मस्जिद बनवाऊंगा। मैं मेरे मकसद में कामयाब हुआ, लेकिन तब मैंने मस्जिद बनवाई नहीं, क्योंकि मेरे पास रुपए नहीं थे। अब मैं जब बादशाह बन गया, मेरे पास रुपए हैं, तो मैं यहाँ पर क्या बनवा रहा हूँ? मस्जिद। तो लिख तो रहा है कि मैं मकसद में कामयाब हुआ, मकसद में कामयाब, इसका मतलब क्या हुई है? संधि। तो कौन सी मस्जिद के अभिलेख से? शाहजहानी मस्जिद कहां पर है? किसने बनवाई? पहले बढ़ गई बात। लिखो, शाहजहानी मस्जिद अभिलेख कहां पर है? शाहजहानी मस्जिद लिख लेना कोष्टक में, अजमेर। 1638 है, 37 का 38 लिख लो। अच्छा बताओ, जब ये संधि हो रही थी तो जहांगीर कहां पर आया हुआ? अजमेर आया हुआ है। उन दिनों अजमेर में जहांगीर के दरबार में एक अंग्रेज आया हुआ था। सुनना पहले बात, अंग्रेज आया हुआ था, अंग्रेज का नाम था सर टॉमस रो। लिखना कुछ मत में लिखो, तब लिखेंगे। क्या नाम था अंग्रेज का? सर टॉमस रो। किसके दरबार में आया हुआ है? जहांगीर के। तो उन दिनों जहांगीर के दरबार में था। अच्छा, ये जहांगीर से बातचीत करने आया था कि यार अंग्रेज भारत में बिजनेस कर रहे थे, तो ये जहांगीर कर रहा था टैक्स कम कर दे, जो हमसे बिजनेस पे टैक्स लेता है वो क्या कर दे? कम। और जहांगीर ने कर भी दिए थे। तो अंग्रेजों का वह बंदा जो जहांगीर से टैक्स कम करवा के गया था, कौन था? तो जहांगीर के दरबार में कई दिन तक रुका था। यहाँ पे जहांगीर के लिए शराब की बोतलें लाया था, बहुत अच्छी अच्छी, वहां से वो कई दिन यहाँ पे रहा था वो जहांगीर के दरबार में। तो वो अंग्रेज जब दरबार में रहा तो उसने नोटिस भी किया कि राजा जो राइट में बंदा बैठता ना, इसके साथ खड़ा होता है, इसके साथ जाता है, इसके साथ आता है, इसके साथ खाना खेल खाता है, इसके साथ में शिकार करने के लिए जाता है। तो उसने बाकी लोगों से पूछा, ये जो राइट में बैठता है, जिसके साथ आपका राजा आता जाता है, ये कौन है? उसको लगा ये कोई खास आदमी होगा। तो लोगों ने कहा कि ये है ना मेवाड़ का राजकुमार है कर्ण सिंह। तो इसके साथ में इतनी दोस्ती कैसे? तो कहा यार ये पहले हमसे लड़ते रहते थे, अब हमसे संधि कर ली, नई नई दोस्ती हुई है, नई नई संधि हुई, दोस्ती भी थोड़ी ज्यादा है। उसने कहा मैं समझ गया, तुम लोगों ने इनको हरा दिया, अगर हराने के बाद इनसे क्या कर ली होगी? संधि। लोगों ने कहा चुप, धीरे, हारे तो हम ही थे, पर भाई साहब जैसे तैसे करके राजी मता करके इनसे हमने क्या किए? संधि। इसलिए अपनी बुक में लिख के गया कि मुगल बादशाह ने मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया था। किससे अधीन किया? ताकत से नहीं। किससे अधीन किया था? बुद्धि। दिमाग लगाया, ये दिमाग ही तो है। राणा जी को मत भेजो, कौन आ जाएगा? युवराज। कौन आ जाएगा उसकी जगह? हम कोई से वैवाहिक संबंध स्थापित ही नहीं करेंगे, चित्तौड़ का किला भी तुम्हें क्या दे देंगे? वाप। इवन 1000 घुड़सवार भी देने की बात की थी, मेवाड़ वालों ने कभी नहीं दिए, और न मुगलों ने लिए। उल्टा मेवाड़ वाले मुगलों को पैसे नहीं देते, मुगल मेवाड़ वालों को देते, तुम चुप रहो, जैसे तैसे करके तुम लड़ाई की मत सोचना। तो ये स्टेटमेंट पूछा हुआ एक बार कि किसने कहा था कि मुगल बादशाह ने मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया, ताकत से नहीं? किसने कहा था? लिखो, लिखो, अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो के अनुसार, डैश लगा के लिखो, या इन्वर्टेड कोमा लिख लो, मुगल बादशाह ने मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया था, ताकत से नहीं। नोट कौन कहता है ऐसा? टॉमस रो। कौन सी मस्जिद का अभिलेख? शाहजहां ने। और कौन सा उसको तो जहांगीर ने महल कहां पर बनवाए? कहां पे बनवाए? पुष्कर। अगला राजा लिख लो। देखो 1585 में प्रताप पर अंतिम आक्रमण होता है, जगन्नाथ कछवाहा वाला, है ना। उसके बाद प्रताप अपनी राजधानी बना लेते चावंड। कौन सी बना लेते?
तो ये 1587 के आसपास चावंड चले गए थे। फिर जब तक 1615 में मुगल मेवाड़ संधि नहीं होगी, मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? चावंड। चावंड कुल मिला के मेवाड़ की 28 साल राजधानी रही थी। कितने साल तक? 1587 से लगभग 13 साल का टाइम वो, और 15 एक साल, ये कितने साल रहा था? अब जब 1615 में संधि होगी तो अब राजधानी चावंड क्यों रखे? अब हमारी राजधानी उदयपुर होगी। भाई उदयपुर शुरू कर चुके थे राजधानी बनाने, पर उदयपुर में राजधानी बनानी शुरू की थी, मोती मगरी वाला महल बनवाया था, उदय सागर बनवाई थी, इतने में लड़ाइयां शुरू हो गई। इसके बाद उदयपुर में कामकाज नहीं हुआ। तो कर्ण सिंह जब उदयपुर जाता है तो ये उदयपुर में महल बनवाता है। इसने उदयपुर में एक महल अपने नाम से बनवाया, कर्ण विलास। किस नाम से? इसने एक महल बनाया जिसमें घुसते दिल खुश हो जाता, इसलिए महल का नाम क्या रखा? तो इसने उदयपुर में कौन कौन से महल बनवाए बताओ? कर्ण विलास और दिलखुश। लिख लो, उदयपुर में कर्ण विलास तथा दिलखुश महल का निर्माण करवाया। उदयपुर में कर्ण विलास तथा दिलखुश महलों का निर्माण करवाया। पिछोला झील तो अपने को बताइए। एक पिछोला झील में एक महल बनाना शुरू किया था, जिस महल को बोलते हैं जगमंदिर। क्या बोलते हैं? जगमंदिर। इसने खाली बनाना शुरू किया था, इसके टाइम में कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट हुआ बाद में इसके बेटे के टाइम में, और बेटे का नाम था जगत सिंह। क्या नाम था? जगत सिंह के टाइम कंप्लीट हुआ, इसलिए नाम क्या है? यदि वो कर्ण सिंह के टाइम कंप्लीट हो जाता तो नाम क्या था? कौन सी झील में? ये देख लो, जगमंदिर महल का निर्माण शुरू करवाया था। कोष्टक में लिख लेना, पिछोला झील। जगमंदिर महल का निर्माण शुरू करवाया था, ही स्टार्टेड पिछोला। आप सुनो, देखो 1622 के आसपास की बात है। मुगल बादशाह जहांगीर है, जहांगीर का एक बेटा, उसका नाम क्या है? खुर्रम। क्या नाम है? और खुर्रम की जहांगीर के आपस में बंदी बंद होगी, बाप बेटे में लड़ाई होगी। खुर्रम साउथ इंडिया में पोस्टिंग थी, जहांगीर ने इसको ऑर्डर दिया कि तू लड़ने के लिए अफगानिस्तान जा। लड़ने के लिए कहां जा? इसने कहा नहीं जा रहा। क्या तरीका है, कभी इधर जान कभी उधर जान, मैं साउथ इंडिया बैठा हूं। तो जहांगीर ने कहा पकड़ के लाओ रे, बेलखनी औलाद है। तो अब मुगलों की सेना पीछे पीछे, खुर्रम बेचारा आ गया। अब खुर्रम कहां जाए? तो खुर्रम का अच्छा दोस्त बन गया था कर्ण सिंह। वह संधि तो इन दोनों की हो रही थी उधर। तो उसने कर्ण सिंह को मैसेज किया कि भाई बापू सेहत के लिए हानिकारक हो रखा है और रहने की कोई जगह नहीं है, कहां जाऊं? तो कर्ण सिंह इसको कहता है तू उदयपुर आ जा मेरे पास। तो उसने कहा उदयपुर रहने का जुगाड़ तो है क्या? हाँ चिंता ही मत कर, जगमंदिर बन रहा है अपने, पूरा तो नहीं बना पर एक कमरा बन गया, लेट बात अटैच है, तू इधर रुक जाना। तो मुगलों का कौन सा राजकुमार अपने विद्रोह के दिनों में उदयपुर रुक के गया था? खुर्रम। कौन से महल में रुका था? देखो, विद्रोह के दौरान खुर्रम इस महल में रुका था। खुर्रम को बड़ा पसंद आया ये महल, एकदम सफेद पत्थर का बना हुआ, पानी के बीचों बीच बना हुआ, कभी चांदनी रात के अंदर बहुत प्यारा चमकता था। खुर्रम आगे चलकर जब खुद बादशाह बना, उसने अपना नाम रखा शाहजहां, और उसने वैसा का वैसा सफेद पत्थर का महल बनवा दिया, ताजमहल। क्या बनवाया था? तो ताजमहल का मोटिवेशन यदि खुर्रम को कहीं से मिलता तो कहां से मिलता है? और मेवाड़ वाले कितने तेज थे इस मामले में। खुर्रम को यहां रखा, आप नहीं रख सकते क्योंकि आपकी संधि जहांगीर के साथ है। संधि किसके साथ है? और यदि जहांगीर के कोई खिलाफ है तो जहांगीर का दुश्मन है, आप जहांगीर के दुश्मन को कैसे रख सकते हो? पर मेवाड़ वालों उनका तू तो आजा, अपने कोई दिक्कत नहीं है। अब 1000 घुड़सवारों की सहायता किसको मिलनी चाहिए? जहांगीर। इन्होंने दी खुर्रम को, लड़ तेरे बाप से, हम तेरे साथ है ना। इस कर्ण सिंह का भाई बाकायदा सेना लेके खुर्रम के साथ गया, भीम सिंह। क्या नाम था? भीम सिंह सिसोदिया था, वो सेना लेके इनके साथ लड़ने के लिए गया। ये यहाँ से कई दिन आ रहे, फिर ये कहते चल साउथ चलते हैं, वहां साउथ में था बेचारा खुर्रम, तो साउथ में जरा ढांचा पड़ा, वहां चलते हैं, लड़ेंगे तेरे बाप से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वहां लड़ने के लिए चले गए। तो जहांगीर को पता चला, तो जहांगीर ने अपना एक और बेटा इनको पकड़ने के लिए भेजा, परवेज। क्या नाम था? परवेज की फौज 40,000। कितनी फौज? 40। इधर खुर्रम के पास में सैनिक 7,000। तो उधर 7,000, सामने कितने? 40,000। तो शाम को मीटिंग की भाई क्या करें, लड़े कि नहीं लड़े? तो खुर्रम के सारे सेनापतियों ने कहा भाई नहीं लड़ना। क्यों लड़ना है? अपने तो है 7,000, सामने वाले कितने हैं? 40। पीछे हटते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, नहीं लड़ना, ये वाली जगह इनको दे देते हैं, खाली कर देते हैं अपने। भीम सिंह अड़ गया। भीम सिंह का लड़ेंगे यार, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, भागना किसको कहते हैं, लड़ेंगे। और खुर्रम भीम सिंह पे इतना विश्वास करता है, खुर्रम ने कहा लड़ो, भीम सिंह कह रहा है तो लड़ लिया जाए अपने। अगले दिन लड़ाई होती है, गजब लड़ते हैं भीम सिंह खुर्रम के बाकी साथ वाले तो जोरदार लड़ते हैं, पर एकदम चलते युद्ध के बीच के अंदर मतलब यूं है कि भाई ये परवेज को वापस भगा देंगे, परवेज के खूब सारे लोग मार दिए, इनके भी मरे पर उनके खूब सारे लोग मर गए। इतने में भीम सिंह लड़ता हुआ मारा गया। तो जैसे ही भीम सिंह मरा, बाकी सेनापतियों ने आगे खुर्रम को कहा कि भाई भीम सिंह कह रहा था लड़ना है, भीम सिंह तो खुद ही मर गया, अब क्या करना है? खुर्रम ने कहा चप्पलें हाथ में लो। मतलब खुर्रम उतनी देर ही लड़ा है जितनी देर तक कौन खड़ा रहा था? भीम सिंह खड़ा रहा था। तो मेवाड़ वालों का ये भी था कि सहायता करनी है, सहायता देनी है, भले मुगल बादशाह को दे, भले मुगल बादशाह के बेटे को दे। तो मुगल बादशाह का बेटा तो खुद ही मुगल बादशाह के खिलाफ आ गया। अब वो तुम बाप बेटे से लट लो, देखो हमें 1000 आदमी दंड दे, हमने दे दुआ दी।